हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 1773 के एक्ट के बाद जो सेटलमेंट एक्ट आया था 1781 का। उसके बाद हम आज देख रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आप जानते हो कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें काफ़ी सारी कमियां थी। कमियां को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसके 7 से 8 साल बाद लगभग 1781 में आया था। और 1781 के बाद तुरंत बाद उसमें भी सुधार प्रक्रिया को देखते हुए 1784 में फिर से एक अमेंडमेंट एक्ट आता है। एक्ट और अधिनियम में आपको पता है, पहले से हमने बताया, अंतर यह है कि अधिनियम भारत में बनाए जाते थे, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए जाते थे, और जो एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद के बनकर आता था। तो आज हम देख रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो पिट्स है, यंगर डी पिट्स, यंगर दी पिट्स, ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम। और इसी समय यहाँ के जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इनका नाम था सर वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। आज हम देखेंगे बच्चों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके बारे में जानते हैं, प्रमुख प्रावधान क्या है, पर थोड़ी सी भूमिका देखते हैं। जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये जो है 1784 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का, किसका बच्चों? ब्रिटिश सरकार का। गौर से देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी बोल रहा है, दो व्यक्ति के बीच में नियंत्रण मजबूत करने के लिए, मतलब कि एक प्रकार से आपस में किस तरीके से पाबंदी लगाया जाए। नियंत्रण का दूसरा रूप है बच्चों एक प्रकार से पाबंदी। तो नियंत्रण का मजबूत करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन में, क्या बच्चों? कंपनी के प्रशासन में द्वैध नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। आप देखेंगे द्वैध नियंत्रण प्रणाली आगे हम पढ़ेंगे, अभी आपको दिखेगा उसमें जो भी कमियां होंगी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कार्यों में वर्गीकरण। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यों में वर्गीकृत नहीं किया गया था। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं एक नया वर्ड हमको मिलता है कि द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली बच्चों कहता है कि दोहरी नीति, एक प्रकार से सरकार की दोहरी नीति। दोहरी नीति किस किस की? एक कंपनी की, कंपनी अपनी नीति बनाएगी, और एक सरकार अपनी बनाएगी। सरकार बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कार्यों का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो कंपनी के कार्यों को पहली बार राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक, बच्चों ये तीन कार्य को अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें से ये होता है दोहरी शासन या द्वैध शासन, कि कार्यों में अलग अलग तरीके से विभक्त कर देना। दूसरा, राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है इसने ये जो बोला गया राजनीतिक और प्रशासनिक, ये दो कार्य पे अब गवर्नमेंट अपना नजर रखेगी। कौन सी? ब्रिटिश सरकार। और जो व्यापारिक कार्य है उस पे काम करेगा वो है कंपनी। वाणिज्यिक कार्यों पर नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी बनाया गया। एक नया संगठन जो है सीओडी, इस पे नजर रखेगी। किस पे? वाणिज्यिक कार्य। 1773 में आपने देखा होगा कि एक आपको नया पहले से पता होगा कि लगभग डायरेक्टर जो थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बन गए थे, उसमें सीओडी का गठन हुआ था। इसके आगे हम देखते हैं कि एक और नया गठन आया था, उसका नाम है नियंत्रण बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी। याद रखिए बच्चों, सीओडी जो है वो किसका काम कर रही है? वाणिज्यिक कार्य कर रही है। वाणिज्यिक कार्य बोले तो कंपनी का कार्य, कंपनी का कार्य व्यापार करना, कंपनी व्यापार करेगी। इसके अलावा एक नया बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड का नाम था नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ काउंसिल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो वर्ड आते हैं इसके लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप देखेंगे ज्यादातर वर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका अर्थ है बच्चों निर्देशक मंडल। क्या? निर्देशक बोर्ड, निर्देशक बोर्ड। एक नया वो बना बच्चों, निर्देशक बोर्ड बना। कंपनी के नागरिक, सैन्य, राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन सा बच्चों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने देखा है कि स्थापना की गई किस काम के लिए? कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व को समझने के लिए। इसके अलावा इस बोर्ड के बारे में अगर हम देखते हैं तो इस बोर्ड में लगभग सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? लगभग 6 सदस्यों की संख्या थी। और सदस्य कहाँ कहाँ से थे थोड़ा सा देखेंगे तो ये था राजकोष का चांसलर। राजकोष कहाँ होते थे बच्चों? ये होते थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन के संसद में हुआ करते थे। इसके बाद राज्य के सचिव, इसके बाद प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य और क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया जाता था। ये जो 4 सदस्य थे, ये क्राउन मतलब जो वहाँ की रानी थी या महाराजा जो भी होंगे उनके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा इनको किया जाता था। तो टोटल सदस्य कितने हैं बच्चों? 6 आपको मिला है। इसके अलावा हम देखेंगे राज्य सचिव को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष, जो राज्य सचिव होता था जो कि ब्रिटेन से होता था, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सचिव बनाया जाता था बच्चों। इसके अलावा बोर्ड को कंपनी के नागरिक, सैन्य, राजस्व मामलों का व्यापक नियंत्रण दिया गया था। बोर्ड को कंपनी के दस्तावेज तक पहुंच प्राप्त थी कौन से बोर्ड को? ये बोर्ड को कौन सा आपने देखा? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब कुछ करता था, दस्तावेज तक पहुंच में थी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देखिएगा, द्वैध नियंत्रण प्रणाली, इसको गौर से समझिएगा। द्वैध मतलब 2 प्रकार की नीति, मतलब दोहरी नीति। एक प्रकार से दोहरी नीति किस टाइप की थी बच्चों? इस टाइम देखिए 1784 में पहली बार द्वैध नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया गया। द्वैध नियंत्रण प्रणाली मतलब ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, किस तरीके से अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इसको हम देखते हैं। जरा सा देखिए एक बार क्या बोलता है द्वैध नियंत्रण प्रणाली। तो बच्चों जो द्वैध प्रणाली है या नियंत्रण प्रणाली है, द्वैध का मतलब होता है बच्चों 2 तरीके से। क्या होता है? 2 तरीके से। अब 2 तरीके का मतलब होता है 2 तरीकों से, एक कंपनी अपने तरीके से हमने बताया था और एक गवर्नमेंट अपने तरीके से, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये 2 तरीके से कार्य करेगा। तो द्वैध शासन देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था। किसका प्रतिनिधित्व? कंपनी का। तो मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का काम कर रहा था। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कौन कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बच्चों ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। किसकी बात कर रहे हैं हम? BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये काम कर रहा था किसका? ब्रिटिश सरकार का। दोनों के बीच समन्वय के लिए 3 निर्देशक, जो कि एक गुप्त समिति, सीक्रेट कमिटी बनाई गई थी। मतलब इन दोनों को मैनेज करने के लिए 3 सदस्य की अलग समिति बनाई गई थी। बच्चों इसको गौर से देखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये अलग अलग है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जो कि गुप्त कमेटी के नाम से भी जाना जाता था उनको। तो गुप्त समिति 3 सदस्य की होती थी, लगभग यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब वाणिज्यिक कार्य को देखा जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को देखा जाता था। ये 2 अलग अलग तरीके से कार्य करना कंपनी का, इसको इसी को बोला जाता है द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली में जो था, एक प्रकार से कंपनी का नियंत्रण कम और ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बढ़ता हुआ दिख रहा है इसमें बच्चों, आप देखिएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में भी परिवर्तन किया गया था बच्चों। पहले 4 सदस्य थे, तो इसको भी थोड़ा घटा के 3 कर दिया गया था बच्चों। आगे दिए देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। तो लगभग ये आपको एक और चीज नहीं देखने को मिलेगी, जो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे, ये कब बनाया गया था बच्चों? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे प्रथम कौन थे बच्चों? आपको पता है, वॉरेन हेस्टिंग है। इसके आगे हम देखते हैं तो कमांडर इन चीफ बच्चों, कमांडर इन चीफ के बारे में आप जानेंगे। तो ये परिषद का सदस्य बनाया जा सकता था, पर ये कंपलसरी नहीं था, इच्छा है तो बनाओ तो ना बनाओ। मतों की बराबरी की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत। बच्चों पहले जो 1773 का एक्ट हमने पढ़ा था, इसमें 1773 में गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी। कौन सी शक्ति नहीं थी बच्चों? वीटो शक्ति। वीटो का मतलब ये होता है कि अपने उसमें वोट डाल देना या एक पक्षपात रूप से वोट कर दे सकता था, या वीटो लगा दिया तो सभी की शक्ति अच्छी हो जाती थी या मजबूत हो जाता था।
लेकिन उसमें इसकी शक्तियां नहीं दी गई थी, सारी शक्तियां परिषद के आधार पे दी गई थी। परिषद में अगर 3-4 सदस्य जो होते थे वो जिधर कर दे उधर निर्णयात्मक वो निर्णय हो जाता था। इसी में क्या होता बच्चों, मद्रास और बम्बई पर नियंत्रण। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन अधिक प्रभावी रूप से रखा गया। मतलब पहले बंगाल अलग प्रेसिडेंसिया थी और मद्रास अलग थी, इन दोनों को केंद्र में ला दिया। कहाँ पे? बंगाल में ला दिया, मुंबई को और बंगाल को। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर इनके अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया। युद्ध, कूटनीति, महत्वपूर्ण कुछ राजनीतिक निर्णय के मामलों में बच्चों इनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया और इसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। इनकी शक्ति सीमित हो गई। बंगाल को अधिकार अधिक दे दिए गए, वो आपने देख लिया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को बच्चों कूटनीति, युद्ध और राजस्व संबंधी मामलों में अधिक प्रभावी अधिकार प्राप्त हो गए थे। और जो अधिकारियों की संपत्ति का विवरण भी देना इस तो एक्ट के तहत कंपलसरी कर दिया गया सभी को। इसके बाद भारत में कार्यरत नागरिक, सैन्य अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति और आर्थिक हितों का वितरण प्रस्तुत अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो भी कार्यरत भारत में होंगे, जो भी कंपनी के चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या बाहर से आए, वो सब अब प्रस्तुत करेंगे क्या? अपनी संपत्ति को और आर्थिक हितों का जो भी उन्हें लिया दिया होगा। भ्रष्टाचार, अधिकारियों के निजी आर्थिक हितों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया बच्चों इस अधिनियम के द्वारा। देखिए भ्रष्टाचार पहले भी अब था, इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या रोकने के लिए 1784 का भी एक्ट आया था, 1773 का भी एक्ट आया था। आपने देखा होगा कि रिश्वत लेना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था या व्यापार करना बंद कर दिया गया था। इसके अलावा दोषी अधिकारियों के लिए विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया। इसमें बच्चों आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के इससे बाहर कर दिया गया था। कर्मचारी के जो भी राजस्व संबंधी कर्मचारी है या ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। इसको केवल कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया था और इनके लिए अलग कानून बना दिया गया था। ये केवल अलग कार्य कर रहे थे। तो अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है बच्चों कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश का प्रभाव निर्णायक रूप से बढ़ गया। कंपनी के वाणिज्यिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, और जबकि राजनीतिक मामलों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब एक हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। और याद रखने के बच्चों ये है कि एक प्रकार से राजनीतिक सरकार के पास, व्यापार कंपनी के पास, मतलब कि इसका कहना यह है कि जो राजनीति है अब सरकार करेगी। सरकार का मतलब ब्रिटिश क्राउन करेगी या ब्रिटिश संसद करेगी, और जो व्यापार है उस पे काम कंपनी करेगा। तो एक क्वेश्चन है बच्चों 150 वर्ड में कि विवेचना कीजिए। क्या करिए? विवेचना, विवेचना करिए कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किस प्रकार राजनीतिक कार्य क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट को और व्यापारिक कार्य को कंपनी को देने योग्य दिखता है। विवेचना कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में काफी सारी कमियां थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। जब भी हम देखते चाहे संविधान बना हो या संविधान बनने की प्रक्रिया हो, जब हम प्रारंभ में देखते हैं तो 1950 में हमारे पास काफी कम अनुच्छेद थे। धीरे धीरे समय के साथ अमेंडमेंट हुए और बदल गए। वैसे पहला जो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो इसमें काफी सारी कमियां भी थी। इस कमियों को स्पष्ट करने के लिए और दूर करने के लिए फिर से एक एक्ट आता है। उसके लगभग 73 से अगर हम देखते हैं 1773 के बाद आता है सीधे 1881 में। कब आता है? 1781 में। जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट होता है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
उसी के लगभग 7 साल बाद एक नया एक्ट आता है इसको सुधार के लिए, जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को कहा जाता है? तो 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो आता है 1781 के एक्ट को, इसी एक्ट को सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसी एक्ट को और दूसरा नाम बोला जाता है डिक्लेरेटरी एक्ट, और इसी एक्ट का जो तीसरा नाम था उसको बोला जाता है बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त एक्ट। तो लगभग 3 नाम से इसको जाना जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में हम जानते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो त्रुटियां या जो कमियां को दूर करने के लिए जो लाया गया था उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल के कार्य क्षेत्र की स्पष्टता को क्लियर करना। मतलब ये बोल रहा है कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट, इसका कार्य क्षेत्र जो था वो बच्चों स्पष्ट नहीं था। मतलब इसकी जो शक्ति का पृथक्करण क्लियर नहीं था, शक्ति का बंटवारा वो स्पष्ट हुआ इससे पहला। दूसरी बात, इसका मुख्य प्रावधान क्या था? देखिए सबसे बड़ी समस्या थी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल के बीच का विवाद। अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की कई शक्तियों को स्पष्ट और सीमित किया गया। इसका मतलब इस एक्ट से बच्चों गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी, जो पावर था, उसको बढ़ा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का जो शक्ति और पावर थी उसको कम कर दिया गया। इसको भी गौर करिएगा कि 1781 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ाया गया था या घटाया गया था बच्चों? तो घटाया गया था, और गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया था। और आगे देखिए जो 73 में कंपनी के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे, जिससे वे गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के दोहरे नियंत्रण में आ गए। 81 के संशोधन ने कंपनी के लोक सेवकों को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छोड़ दी। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो गवर्नर जनरल है और जो कंपनी के लोग हैं, तो कंपनी के लोग हैं कौन से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र या शक्ति से बाहर रहेंगे, वो गवर्नर जनरल के काउंसिल के तरफ रहेंगे। राजस्व कलेक्शन और कंपनी की अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट से अधिकार छूट दे दी गई। मतलब जो राजस्व वसूली कर रहे थे, कर वसूली, टैक्स वसूली या जो भी हो, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया बच्चों। और जो भौगोलिक क्षेत्र अधिकार केवल कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। मतलब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे पास मद्रास था, हमारे पास बम्बई था और हमारे पास बंगाल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र था केवल कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। इसके बाहर सुप्रीम कोर्ट की कोई शक्तियां काम नहीं करती बच्चों, इसको हटा दिया गया वहां से। इसके बाद बच्चों इसमें लाया गया, सीमित कर दिया गया अपीली क्षेत्र के अधिकार को, आपने देखा कलकत्ता के अंतर कर दिया गया। और जो प्रांतीय अदालतों से अपील अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास की जा गई बच्चों। देखो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसका नाम था COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो बच्चों जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, वहां पे ला दिया गया था। अधिनियम ने गवर्नर जनरल काउंसिल को दीवानी मामलों में प्रांतीय न्यायालयों से आने वाली अपीलों को सुनने का अधिकार दिया। इस प्रकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल अपील की सर्वोच्च प्रांतीय व्यवस्था बन गई। मतलब अब जो न्यायिक क्षेत्र था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था COD जो था बच्चों, वो अब कार्य करने लगा था सुप्रीम कोर्ट की जगह। अब जो भी प्रांतीय लोग थे, प्रांतीय न्यायालय थे या प्रांतीय जो भी व्यवस्थाएं थी, वो इनके पास जाएंगे, गवर्नर जनरल के पास और उसके काउंसिल के पास। इसके बाद बच्चों
स्पष्ट किया गया कि हिंदुओं के व्यक्तिगत मामलों में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों में मुस्लिम कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो आपने एक प्रकार से देखा है बच्चों, अभी कुल मिला के हम इसको अगर और देखते हैं थोड़ा सा 2 मिनट, तो आप इसको समझिए। सबसे पहला बच्चों स्पष्ट हुआ, किस चीज को लेके स्पष्ट हुआ कि अब जो है गवर्नर जनरल का काउंसिल काम करेगा, इसकी शक्तियों को बढ़ा दी गई, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को घटा दी गई। अब जो प्रांतीय न्यायालय थे, प्रांतीय व्यवस्थाएं थी, अब ये जाएंगे गवर्नर जनरल के कोर्ट में, गवर्नर जनरल का परिषद में। परिषद का मतलब जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्यीय परिषद गवर्नर जनरल के बनाए गए थे। ये 4 सदस्य जो थे वो गवर्नर जनरल के साथ ही कार्य करते थे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के साथ। इसी में स्पष्ट किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका भौगोलिक क्षेत्र केवल कलकत्ता के अंतर्गत रहेगा, कलकत्ता से बाहर नहीं जाएगा। ये इसका भौगोलिक क्षेत्र सीमित कर दिया गया, एक प्रकार से सीमित भौगोलिक क्षेत्र कर दिया गया बच्चों। और जो न्यायालय थे मद्रास और बंबई को हटा दिया गया। अब मद्रास और जो बंबई था ये अपने जो भी केस है, जो भी चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट की जगह अब जाएंगे गवर्नर जनरल के पास बच्चों, और गवर्नर जनरल या काउंसिल के पास जाएगा प्रांतीय। ये व्यवस्थाएं बनते जा रही थी। इसके बाद हमको एक और चीज देखने को मिला था, वो था एक नया कानून। इसके बाद बच्चों 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था, इस एक्ट में 2 चीज और नहीं मिलती। ये है व्यवस्था में कि जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी या फिर जो कर वसूली करते थे, कर व्यवस्था वाले लोग या राजस्व व्यवस्था वाले लोग, राजस्व व्यवस्था वाले लोग, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र से हटाकर इनको सुप्रीम कोर्ट के जगह गवर्नर जनरल के और उसके परिषद के क्षेत्र में डाल दिया गया। अब जो भी निर्णय था इनका अंतिम गवर्नर जनरल और परिषद करेंगे। इसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो कानून थे, तो ये अपने अपने धर्म के आधार पर इनको न्याय दिया जाएगा, ये इनका कहना था। हिंदू को हिंदू धर्म के अनुसार, मुस्लिम को मुस्लिम धर्म के अनुसार या मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय दिया जाएगा, ना कि कानून के अनुसार। इस तरीके से एक प्रकार से 1781 के एक्ट से भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं, गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के बीच में अलग अलग शक्तियों का पृथक्करण और स्पष्टता देखी गई। आगे हम देखेंगे 1784 का एक्ट।